तो स्टूडेंट्स कुछ दिनों से हम गॉसेस लॉ को डिस्कस कर रहे हैं। आज उसकी एप्लीकेशन में दो बहुत ही इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस हम डिस्कस करेंगे। तो जो पहली एप्लीकेशन है आज के लेक्चर की वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। हम कोई चार्ज स्फेरिकल शेल है आपके पास, उसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। बहुत ही सिंपल टॉपिक है आज का। तो सबसे पहले हम कैसे करेंगे, हम प्रोसीड करेंगे आपके गॉसेस लॉ की मैथमेटिकल जो फॉर्म है वहाँ से शुरू करेंगे। फिर मैंने कहा था कि जब भी हमने गॉसेस लॉ को यूज़ करना है किसी चार्ज्ड बॉडी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, हम गॉसियन सरफेस की सिलेक्शन करेंगे। और गॉसियन सरफेस की सिलेक्शन इस तरह से करेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सरफेस इंटीग्रल है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट हो जाए। सिमेट्री को हम ध्यान में रखेंगे। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है। अगर ऐसे पॉइंट्स जो इक्वी डिस्टेंट होंगे चार्ज से तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी कांस्टेंट होगी, सेम होगी। तो इस कॉन्सेप्ट को हम इस तरह से यूज़ करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है उसमें स्फेरिकल शेल है आपके पास। तो ये कोई स्फेरिकल शेल है, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। दिस इज स्फेरिकल शेल। सो इट इज़ चार्ज है। ये आपका पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है। तो फ़र्क इतना सा रहेगा, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस बाहर की तरफ निकलेंगी। अगर ये नेगेटिवली चार्ज होगा तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होंगी, वो टर्मिनेट होंगी। इतना सा फ़र्क रहेगा। तो मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज है ये आपका, इसकी वजह से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। यहाँ पे कहीं पे इसका सेंटर होगा बीच में। अब इसमें तीन केसेस निकल के आएंगे। लेट द रेडियस ऑफ योर स्फेरिकल शेल इज कैपिटल आर। इसका जो रेडियस है दैट इज कैपिटल आर, इजंट इट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब इसमें तीन रीजन्स होंगे, ठीक है, तीन स्टेप्स होंगे इसमें। क्या हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कहीं बाहर निकालना चाह रहे हैं आपके स्फेरिकल शेल से। बाहर का मतलब ये बाहर इसके, इसको मैंने नंबर दे दिया 1। दूसरा केस ऐसा रहेगा कि आपका जो जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो आपके स्फेरिकल शेल के सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इसका मतलब इन पॉइंट्स पे जहाँ पे इसका पेरीमीटर है स्फेरिकल शेल का, ठीक है, वहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। दूसरा केस ये हो गया। तीसरा केस होगा कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है स्फेरिकल शेल की वजह से उसके सरफेस के अंदर कितनी होगी। तो ये तीन केसेस होंगे। तो बारी बारी से हम इन सभी को डील करेंगे। तो सबसे पहला केस होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल एट एनी पॉइंट विच इज लाइंग आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। जो स्फेरिकल शेल से आपका बाहर है पॉइंट, उसके ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। आपका जो पॉइंट है कहीं पे भी हो सकता है, लेफ्ट साइड को, राइट साइड को, टॉप पे, बॉटम पे, ऊपर नीचे, कहीं पे भी आप पॉइंट कंसिडर करो। तो हमारा इसमें मेन पॉइंट्स क्या रहेंगे, आपके जो की पॉइंट्स होंगे। सबसे पहले हमें गॉसियन सरफेस की हमने सिलेक्शन करनी है, ड्रॉ करनी है। इस तरह से हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे ताकि हर पॉइंट पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट हो। नंबर 1 गॉसेस लॉ की। फिर देखेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड और जो सरफेस एरिया वेक्टर होगा उसके बीच में आपका एंगल कितना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पहला केस करेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू spherical shell. Spherical shell. So case number 1 is if the point is lying outside the spherical shell. तो उस केस में क्या होगा, जो आपका जो जो डिस्टेंस है उस पॉइंट का डिस्टेंस हमने ले लिया स्मॉल आर। तो जो स्मॉल आर है उसकी जो वैल्यू है इसके रेडियस से ज़्यादा होगी। ये है पहला केस। तो उसको कैसे डील करेंगे, मान लो कोई भी पॉइंट है, आप देखिए ज़रा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम गॉसियन सरफेस की हम सिलेक्शन करेंगे। ये कोई पॉइंट है, यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। यहाँ पे मैंने इसको शो किया, दिस द पॉइंट। यहाँ पे देखिए दिस द पॉइंट जहाँ पे ब्लिंक कर रहा है ये।
अब हमें क्या करना है, ये जो आपका गॉसियन, ये जो पॉइंट है, ठीक है, इसको हम इसके चारों तरफ इस तरह से गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे ताकि आपका जो चार्ज बॉडी है, स्फेरिकल शेल है, वो भी एनक्लोज हो जाए और इस पॉइंट के ऊपर से होके निकले। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से ड्रॉ करेंगे आपका, यूं करके देखिए ज़रा, हमने ड्रॉ कर लिया। तो ये बना आपके पास एक गॉसियन सरफेस हमने कंसीडर किया। तो थोड़ा सा सिमेट्री को ध्यान में रखते हुए इसको थोड़ा सा आगे पीछे कर लें। सो लेट दिस द पॉइंट। ठीक है, अंदर वाले इसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर लूँ बिकॉज सिमेट्री के साथ। सो ये आपके पास इसका सेंटर कहीं पे यहाँ पे है, ये इसका रेडियस है कैपिटल आर। अब ये जो डिस्टेंस है देखिए ज़रा, मैंने कहा ये डिस्टेंस आपका, ये रहा आपका स्मॉल आर। और जो गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ किया, तो आपका जो गॉसियन सरफेस है इसको मैं डॉटेड लाइंस में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ये गॉसियन सरफेस है, देखिए जो आपको जो नज़र आ रहा है, इसको डिफरेंट कलर के साथ, रेड कलर का कर दिया मैंने इसको, ये थोड़ा डिफरेंट कलर के साथ। ठीक है, तो ये बना आपका गॉसियन सरफेस। तो अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे हम, गॉसेस लॉ को। आपका जो स्फेरिकल शेल है उसके ऊपर चार्ज है क्यू, तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is equal to how much? It is E dot ds is equal to total charge enclosed by Gaussian surface divided by epsilon naught। तो एक चीज़ मैंने यहाँ पे कह ली अभी कि जो टोटल चार्ज है आपका स्फेरिकल शेल के ऊपर वो क्यू है, क्यू मान के चले हम उसको। अब E डॉट डी एस को हमने ऑपरेट करना है। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस के ऊपर कि कहीं पे भी आप छोटा सा क्या करिए, सरफेस एलिमेंट कंसीडर करो। यहाँ पे कर रहा हूँ छोटा सा सरफेस एलिमेंट। तो यहाँ पे देखिए ज़रा, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, आपका जो स्फेरिकल शेल है चार्ज है, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस बाहर निकलेंगी। तो यूँ करके बाहर निकलेंगी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, यहाँ से ऐसे होगी इलेक्ट्रिक। और ये जो सरफेस एरिया वेक्टर यहाँ पे बना डी एस, जो छोटा सा मैंने सरफेस एरिया एलिमेंट लिया है, उसकी डायरेक्शन भी बाहर की तरफ ही होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में रहेगी जिस डायरेक्शन में आपका डी एस है। इसको कहीं पे भी आप कंसिडर कर लो। अगर मैं राइट साइड पे यहाँ पे करूँ, देखिए ज़रा, ये यहाँ पे मैंने किया, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की जो डायरेक्शन होगी यूँ करके होगी बाहर की तरफ। ठीक है, और डी एस जो सरफेस एरिया वेक्टर यहाँ पे भी होगा, उसकी डायरेक्शन भी बाहर की तरफ होगी। तो ई और डी एस जो है दोनों सेम डायरेक्शन में है। कहीं पे भी आप पॉइंट कंसिडर करके देख लो। लेफ्ट साइड देखिए ज़रा, अगर मैं यहाँ पे छोटा सा एरिया एलिमेंट कंसिडर करूँ तो यहाँ पे ऐसे डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, सो इस तरह से आपकी डायरेक्शन होगी, और ये डायरेक्शन आपकी ई की डायरेक्शन है, और ये आपका ये बना डी एस की डायरेक्शन। ऐसे होंगे दोनों वेक्टर्स। तो कहने का मतलब क्या है, आप गॉसियन सरफेस पे कहीं पे भी पॉइंट कंसीडर करो तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और डी एस के बीच में क्या, इन दोनों के बीच में एंगल ज़ीरो है, सेम डायरेक्शन में है। ये अगर सेम डायरेक्शन में है तो इनके बीच में एंगल कितना हो गया, हर सिचुएशन पे कहीं पे भी कंसीडर करें तो थीटा की वैल्यू होगी आपकी 0 डिग्री। अब करते हम इसको अप्लाई गॉसेस लॉ के ऊपर। तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट को मैं ऑपरेट कर रहा हूँ। मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ई एंड डी एस। एंगल है आपके पास 0 डिग्री। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो गई आपके पास Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैं साथ में इक्वेशन लिखते जा रहा हूँ। तो cos 0 की वैल्यू आपकी 1 होती है, तो यहाँ से क्या हो गया ये, तो ये बन गया आपके पास सरफेस इंटीग्रल ऑफ S इट इज E इंटू डी एस इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये बना आपके पास, देखिए जरा नाउ। तो यहाँ से बिकॉज आपका जो सारे के सारे पॉइंट, अब गॉसियन सरफेस की हम बात करते हैं, गॉसियन सरफेस, ठीक है, कि सरफेस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो स्फेरिकल शेल से इक्वल डिस्टेंस पे हैं। अगर ये इक्वल डिस्टेंस पे हैं तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, इन सभी पॉइंट्स पे सेम होगी, कांस्टेंट होगी। तो यहाँ से हम क्या कर पाएंगे, जो ई है
उसको निकाल देंगे हम बाहर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ई इज टेकन आउट बिकॉज ई इज कांस्टेंट फॉर ईच एंड एवरी पॉइंट विच इज लाइंग ऑन योर गॉसियन सरफेस, बिकॉज ऑल द पॉइंट्स विच आर लाइंग ऑन गॉसियन सरफेस आर इक्विडिस्टेंट, वो इक्विडिस्टेंट है आपके। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये बन गया आपके पास डी एस, सो सरफेस इंटीग्रल। तो यहाँ पे दिस इज योर एस, सो हियर इज डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जो सरफेस इंटीग्रल डी एस के ऊपर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग द सरफेस एरिया ऑफ योर स्फीयर। हमने स्फीयर ड्रॉ किया, ठीक है, स्फीयर हमने ड्रॉ किया जिसका रेडियस आपका आर है। तो यहाँ पे इसका सरफेस एरिया कितना होगा, इसका सरफेस एरिया होगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वेयर, जितना इसका रेडियस होगा। तो यहाँ से, तो यहाँ पे आ गया आपके पास कि ई इंटू सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वेयर, किसका है ये जो गॉसियन सरफेस मैंने ड्रॉ किया है, इसका सरफेस एरिया हो गया 4 पाई आर स्क्वेयर, इजंट इट। सो इट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन, इतना होगा। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं हम, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास ई इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वेयर चला गया डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे क्या बना, ये बन गया आपके पास क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये चला गया डिनोमिनेटर में। इसको थोड़ा सा हम रीअरेंज कर लेंगे, तो रीअरेंज करने के बाद क्या बन जाएगा, ये बन गया आपके पास क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे आर स्क्वेयर। देखिए ज़रा ये एक्सप्रेशन बना। तो जब आपका पॉइंट जो है बाहर होगा, देखिए डायग्राम देखिए, जब पॉइंट आपका बाहर होगा कहाँ पे, हाँ आपके स्फेरिकल शेल से, जो चार्ज स्फेरिकल शेल है उससे बाहर होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स आउट टू बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये वो देखो जरा, इस तरह का एक्सप्रेशन हमने तब भी निकाला था जब हमने पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो स्फेरिकल शेल है, चार्ज स्फेरिकल शेल है, it is behaving just like as if whole of the charge is concentrated at its center। ये इस तरह से बिहेव कर रहा है जैसे पॉइंट चार्ज की तरह, कि पॉइंट चार्ज आपने कोई पॉइंट चार्ज लिया, उसको कहाँ पे रखा है, इसके सेंटर पे रखा हो, इसके सेंटर पे रखा हो, तो इस तरह से बिहेव कर रहा। तो इस एक्सप्रेशन से क्लियर है कि आपका जो चार्ज स्फेरिकल शेल है, इट इज बिहेविंग एज इफ इट्स होल चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर। तो ये पॉइंट चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी आती, तभी बोल पा रहे हैं हम इस चीज़ को। तो ये रहा आपका पहला एक्सप्रेशन, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालें, कहाँ पे, आपके स्फेरिकल शेल से बाहर निकालना चाहें, कहीं पे भी निकालें, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर है चीज़ कि ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेयर, ये क्लियर हो गया पहला फैक्ट। अब देखो जरा दूसरा देखते हम। मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। तो वेन एवर योर पॉइंट इज लाइंग ऑन द सरफेस, जब पॉइंट आपका सरफेस पे लाई कर रहा है, तो इसके जो सरफेस पे लाई करेगा, तो उस केस में आपका जो गॉसियन सरफेस हम ड्रॉ करेंगे, इसके सरफेस के ऊपर ही ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो उसके ऊपर ही ड्रॉ करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा ये, तो देखिए ज़रा गॉसियन सरफेस को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, सो डिफरेंट कलर के साथ। तो ये बन गया आपके पास, चलो थोड़ा सा मैं इसको थिक कर रहा हूँ, हाँ ये मान लो आपके पास है, इसके ऊपर मैंने गॉसियन सरफेस भी ड्रॉ किया, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस भी इसी के ऊपर है, ठीक है। तो थोड़ा डिफरेंट कलर के साथ अगर मैं कर लूँ तो ज़्यादा बेटर होगा। सो गॉसियन सरफेस भी मैंने ड्रॉ कर लिया इसके ऊपर यूँ करके, यूँ करके आपका गॉसियन सरफेस भी बिल्कुल एक्जैक्टली इसी के ऊपर है। सो लेट यूँ करके देखिए ज़रा, गॉसियन सरफेस भी एग्जैक्टली इसके ऊपर ही ड्रॉ करो, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, गॉसियन, तो इसका रेडियस भी देखो, रेडियस सेंटर से लेकर इसके सरफेस तक जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस है आपका, यहाँ पे जो रेडियस है इसका वो है कैपिटल आर। जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं उसका डिस्टेंस के सेंटर से स्मॉल आर भी लेते हैं। तो इस केस में क्या हो गया, तो केस बनेंगे कि स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, ये बन गया आपके पास। आपका स्मॉल आर भी इतना ही होगा, यहाँ पे ये गॉसियन सरफेस भी इसी के ऊपर है। अगर मैं डॉटेड लाइन्स में
शो करूं तो गॉसियन सरफेस एग्जैक्टली इसके ऊपर किया हमने ड्रॉ इस तरह से, ये गॉसियन सरफेस भी इसी के ऊपर है, इजंट इट। तो इस केस में देखिए ज़रा, तो R इज इक्वल टू R के बराबर है, तो सेम लाइंस पे चलेंगे हम दोबारा से। इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए ज़रा, इस केस में बाहर की तरफ होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगी, DS भी बाहर की तरफ होगा, तो दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। किसी भी पॉइंट पे आप कंसीडर कर लो यूँ करके, तो ये हो गया E और DS दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, तो एंगल हो गया 0। कहीं पे भी आप कंसीडर कर लो किसी भी पॉइंट पे, तो इसकी यूँ करके बाहर की तरफ किया, E और DS दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, तो आपका देखिए ज़रा यहाँ से क्या बनेगा, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, मैथमेटिकल फॉर्म दोबारा से वही कंसीडर करेंगे हम। सरफेस इंटीग्रल ऑफ E इज इक्वल टू DS, ऐसे ही, हाँ, E डॉट DS इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0, सो इट इज़ Q अपॉन ε0। ये तो E और DS के बीच में एंगल आपका 0 डिग्री है, तो दोबारा से क्या बन जाएगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ E मैग्नीट्यूड ऑफ DS इंटू कॉस ऑफ 0, कॉस ऑफ 0 इज़ 1, तो देयरफॉर ये बन गया आपके पास, ठीक है। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये बन गया EDS इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई ε0, इजंट इट। अब देखो यहाँ पे आपका जो गॉसियन सरफेस हमने इस तरह से ड्रॉ किया है कि हाँ, उस केस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, हर पॉइंट, है ना, हर पॉइंट क्या होगा, इक्विडिस्टेंट होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इसके लिए भी कांस्टेंट होगी हर पॉइंट के लिए। तो E की वैल्यू निकल गई बाहर साइन ऑफ इंटीग्रेशन से, बिकॉज E इज कांस्टेंट फॉर ईच एंड एवरी पॉइंट विच इज लाइंग ऑन गॉसियन सरफेस। सिमेट्री के हिसाब से स्फेरिकल सिमेट्री होगी इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो यहाँ से आगे आपके पास सरफेस इंटीग्रल ऑफ DS इज इक्वल टू Q बाई ε0। तो देखिए ज़रा फिर से वही, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस केस में सरफेस एरिया ऑफ योर, हाँ, जो आपका स्फीयर हमने ड्रॉ किया है, कहाँ, इसके सरफेस के ऊपर ही, क्योंकि पॉइंट इसके सरफेस के ऊपर लाई कर रहा है। इस केस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं स्फेरिकल शेल के सरफेस के ऊपर, तो सरफेस के ऊपर ही हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया, ठीक है। जो आपके इसको बिल्कुल थोड़ा सा एनक्लोज, इसके थोड़ा सा जस्ट बाहर करेंगे हम, गॉसियन सरफेस को जस्ट बाहर करेंगे ताकि वो उसको एनक्लोज कर ले उस चार्ज को, ठीक है। तो इस तरह से क्या बन जाएगा, ये बन गया सरफेस एरिया ऑफ योर गॉसियन सरफेस। तो ये स्फेरिकल है शेप में, तो इसका सरफेस एरिया होगा 4πr², स्मॉल r स्क्वेयर। इस केस में स्मॉल r और कैपिटल R दोनों बराबर होंगे, तो इसको कैपिटल R भी लिखें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो इज इक्वल टू Q अपॉन ε0। तो देखिए ज़रा E की वैल्यू क्या आ गई इस केस में, E की वैल्यू आ गई आपके पास 1/4πε0, यहाँ पे Q डिवाइड बाई r², ये आई वैल्यू। देखिए ज़रा दूसरा केस, तो देखो सिंपली हमने क्या किया, जब आपका पॉइंट बाहर है, स्फेरिकल शेल से बाहर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी 1/4πε0 Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई स्मॉल r²। तो R की जो वैल्यू है वो आपके स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R की वैल्यू से ज़्यादा होगी। दूसरा केस, जब आपका जो पॉइंट है जहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले वो सरफेस के ऊपर ही है, तो सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो उसके लिए हमने गॉसियन सरफेस भी वहीं पे उसके ऊपर ही हमने क्या किया, ड्रॉ किया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सरफेस पे उसकी वैल्यू क्या रहेगी, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q डिवाइड बाई कैपिटल R²। तो एक डिफरेंस यहाँ पे दोनों रिलेशंस में नजर आ रहा है कि पहले वाले केस में जब आपका सरफेस बाहर है तो आपका डिनोमिनेटर में r² होगा, स्मॉल r² होगा। जब ये सरफेस पे हो जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की 1/4πε0 Q डिवाइड बाई कैपिटल R²। तो स्मॉल r को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, हम इसको रिप्लेस कर देंगे कैपिटल R से। अब तीसरा केस देखिए जरा, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें इसके सेंटर में, हाँ, इसके सरफेस के अंदर निकालना चाहें, तो जहाँ पे मैं निकालना चाह रहा हूँ ना वहाँ पे कोई पॉइंट कर लिया मैंने कंसीडर, ये पॉइंट कर लिया कंसीडर, इसको डिफरेंट कलर के साथ में शो कर रहा हूँ, ये ठीक है, ये पॉइंट है, यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहा हूँ येलो कलर में। तो अगर यहाँ पे, तो इसको क्या करेंगे, इसके अबाउट हम क्या कर देंगे, गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देंगे। तो ये आपका गॉसियन सरफेस हो गया, सो ये जो गॉसियन सरफेस, ठीक है, येलो कलर में दिख रहा है आपको। तो इसको थोड़ा सा हम चेंज कर लें इसके स्टाइल में, तो गॉसियन सरफेस, सो हियर इज, तो ये बन गया आपके पास, थोड़ा सा मैं इसको थिक कर दूं, हाँ, इसको ऐसे देख लो, ठीक है, इस तरह से आपका रहेगा।
तो ये आपका गॉसियन सरफेस और इसका रेडियस दोबारा से मैंने आर किया यहाँ पे कंसीडर, ठीक है, स्मॉल आर। सो स्मॉल आर, ये डिस्टेंस हो गया इसका स्मॉल आर, ठीक है। अब देखो जरा इसके लिए एक्सप्रेशन क्या होगा। इस जो गॉसियन सरफेस है इसके अंदर देखो जरा चार्ज कितना है, क्योंकि आपका जो स्फेरिकल शेल है उसका सरफेस बाहर है और गॉसियन सरफेस आपके अंदर है स्पेस में। तो स्पेस में तो गॉसियन सरफेस के ऊपर आप देखेंगे ना, जो गॉसियन सरफेस है उसके बीच में जो चार्ज है वो तो उसके बाहर लाई कर रहा, अंदर तो है ही नहीं चार्ज। अगर चार्ज अंदर नहीं है तो आप सीधे इस केस में क्या करेंगे हम गॉसेस, तो यहाँ पे इफ़ आर इज़ लेस देन कैपिटल आर, ये तीसरा केस बना, ठीक है। तो आपकी मैथमेटिकल फॉर्म फिर से वही, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, कितनी होती है इसकी वैल्यू, इट इज़ इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये वही डेफिनेशन। तो इस केस में देखिए जरा चार्ज की वैल्यू क्या होगी आपकी, इसको लेफ्ट हैंड साइड को उसी तरह से हम इवेल्यूट करेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि चार्ज की वैल्यू आपकी ज़ीरो है, बिकॉज द चार्ज एनक्लोज्ड बाय योर गॉसियन सरफेस इन दिस केस इज ज़ीरो, ठीक है। स्फेरिकल शेल बाहर है, गॉसियन सरफेस अंदर है, उसके बीच में चार्ज नहीं है। अगर चार्ज नहीं है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, या तो ई की वैल्यू जीरो हो या सरफेस एरिया जीरो हो, ठीक है। दो क्वांटिटीज हैं जिनका डॉट प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू जीरो है, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि दोनों में से कोई एक क्वांटिटी जीरो होना चाहिए, या दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो, दो ही ऑप्शंस रहती हैं। तो आपकी 90 डिग्री वाली ऑप्शन तो यहाँ पे लाइट एग्जिस्ट नहीं करेगी, लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ पे ई डी एस की वैल्यू नेवर भी जीरो, डी एस की वैल्यू नेवर भी जीरो, कभी जीरो नहीं हो सकती सरफेस एरिया नेवर भी जीरो। तो एक ही ऑप्शन रही कि आपकी ई की वैल्यू क्या हो, जीरो हो। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो स्फेरिकल शेल के अंदर ज़ीरो होगी। तो इन वैल्यूज़ को मैं लिख रहा हूँ दोबारा से, देखो यहाँ पे मैं स्फेरिकल शेल ड्रॉ कर रहा हूँ। तो इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, अगर ये आपका चार्ज है ये, सो इट इज़ चार्ज यूँ करके, तो इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हियर इज क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अगर क्यू इसका चार्ज है, ठीक है, और आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे भी निकाले, आर इसके सेंटर से जो डिस्टेंस होगा उस पॉइंट का जहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हो। अगर हम इसके सरफेस की बात करें, ये पॉइंट यहाँ पे कहीं पे एग्जिस्ट करेगा, कहीं पे भी ले लो इसका डिस्टेंस सरफेस से बाहर। दूसरा पॉइंट, अगर हम इसके सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें तो किसी भी पॉइंट पे निकालो, जो मैंने डॉट्स लगा रहा हूँ रेड, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी उसकी वैल्यू होगी ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये किन पॉइंट्स के लिए, जो पॉइंट आपके सरफेस के ऊपर लाई करेंगे, आपके स्फेरिकल शेल के सरफेस के ऊपर लाई करेंगे। और तीसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है स्फेरिकल शेल जो चार्ज है उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी। इस तरह का न्यूमेरिकल भी हमने कल शायद किया था, नल वेक्टर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू स्फेरिकल शेल, चार्ज स्फेरिकल शेल है, वट एवर बी द अमाउंट ऑफ चार्ज विच इज लाइंग ऑन योर स्फेरिकल शेल, चाहे कितना भी चार्ज क्यों ना हो, लेकिन उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, स्फेरिकल शेल है, ये हॉलो इनसाइड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपकी जीरो रहेगी। सरफेस पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, तो ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो इस केस में भी आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फॉलो कर रही है इनवर्स स्क्वायर लॉ को। अब इसको हम ग्राफ की फॉर्म में इसको ड्रॉ करते हैं, देखिए ज़रा। तो कैसे आप इसका ग्राफ कैसे बनेगा, सो हियर इज वाई एक्सिस, हियर इज एक्स एक्सिस, सो ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस। तो यहाँ पे लिया मैंने आर, लिया आर इज टेकन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और ई लिया हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इज टेकन अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो अगर आपका जो स्फेरिकल शेल है ना उसको मैं ड्रॉ कर दूं यहाँ पे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये मान लो आपका स्फेरिकल शेल है, यस, ठीक है। तो इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ, इसके सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़ीरो होगी पूरे सरफेस तक, लेकिन जैसे हम रेडियस पे निकलेंगे, यहाँ पे निकलेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू मान लो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे, यह वैल्यू यहाँ से शुरू होगी। मान लो ये वैल्यू निकाली हमने इसके इसके सरफेस के ऊपर, वैल्यू आई आपके पास ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये वैल्यू होगी आपके पास, ठीक है। तो फिर जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ती चलेगी
देखिए ज़रा, आपके पास रिलेशन यहाँ लिखा है, एक रिलेशन, दूसरा रिलेशन क्या है, E इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू डिवाइड बाई स्मॉल आर स्क्वायर। आर की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो ई की वैल्यू आपकी डिक्रीज करती चलेगी, तो डिक्रीज करती चलेगी, आप इसको ऐसे शो करोगे, यूं करके जाएगी वैल्यू। सो लेट मी, ऐसे जाएगी। सो इट इज नॉट वर्किंग, तो ऐसे रहने देते हैं इसको। तो इस तरह से जैसे जैसे आप ये करेंगे तो ऐसी वैल्यू आएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दैट गोज ऑन डिक्रीजिंग विद द इंक्रीज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ योर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम योर चार्ज स्फेरिकल शेल। तो इस तरह से आप ये आर्टिकल कंप्लीट हुआ। तो 3 केसेस हैं इसमें, बिल्कुल, और बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है। अब करेंगे हम बात नेक्स्ट टॉपिक की, ठीक है। अगर आपके पास कोई इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, इंसुलेटिंग है, अगर कंडक्टिंग होगा आपके पास, अगर कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, आप कहीं पे भी चार्ज रखोगे एकदम से वो सरफेस के ऊपर आ जाएगा। उसी तरह से जैसे आपने मुट्ठी में क्या लिया, लकड़ी के छोटे छोटे तिनके लिए, आपके बिल्कुल सूखे हुए, गीले भी होंगे तब भी कोई समस्या नहीं। तो बकेट में पानी भरा हुआ है, मुट्ठी में पकड़ा उनको और आप मुट्ठी को पानी में डाल दे बाल्टी में। जैसे आप मुट्ठी को खोलोगे तो आपके जो बिट्स ऑफ ये होंगे, जो लकड़ी के जो छोटे छोटे पीसेस होंगे, एकदम से क्या होंगे, सरफेस की तरफ फ्लोट करेंगे। तो उसी तरह से कि आपके पास कोई सॉलिड स्फीयर है, अगर वो चार्ज है, कहीं पे भी चार्ज आप इंट्रोड्यूस करोगे, वो एकदम से उसके सरफेस पे आ जाएगा और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरे सरफेस के ऊपर। अब यहाँ पे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि आपके पास कोई सॉलिड स्फीयर है लेकिन वो इंसुलेटिंग है। तो इंसुलेटिंग मटेरियल की प्रॉपर्टी ये है कि जहाँ पे चार्ज होगा ना, वहीं पे ही वो स्टे करेगा, ठीक है। जैसे आपकी कॉम होती है, ड्राई कॉम होती है, उसको आप ड्राई हेयर्स पे रन करते हैं। सूखी कंघी है, उसको हम ड्राई हेयर्स में अगर उसको रगड़ते हैं, रब करते हैं, तो थोड़ी सी चार्ज हो जाती है। अगर आपके पास वो आपकी जो इंसुलेटिंग मटेरियल की कंघी ना हो, कॉपर की हो, ठीक है, तो फिर क्या होगा, उसको भी ड्राई हेयर पे आप रब करिए, फिर उसको बिट्स ऑफ पेपर के पास अगर लेके जाएंगे, कॉपर की जो कंघी है, कॉपर की जो कॉम है, उसको लेके जाएंगे तो बिट्स ऑफ पेपर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो दूसरी आपके पास इंसुलेटिंग मटेरियल की जो कंघी होती है, जो अमूमन हम यूज़ करते हैं, प्लास्टिक के जैसे लगती है, तो उसको जब हम ड्राई हेयर्स पे रन करते हैं तो छोटे छोटे बिट्स ऑफ पेपर होते हैं, उसको वो अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी उसमें क्रिएट होती है। तो जहाँ पे चार्ज इंट्रोड्यूस हुआ ना, जहाँ पे चार्ज क्रिएट हुआ फ्रिक्शन की वजह से, वो चार्ज वहीं पे स्टे करेगा। लेकिन अगर कॉपर की कॉम होगी, मेटल की कॉम होगी, तो जैसे रब करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है हमारी बॉडी से होते हुए ग्राउंड में चले जाएंगे, तो इसलिए चार्ज वहाँ पे आपका क्रिएट नहीं होगा कॉपर के केस में। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो मटेरियल्स हैं, आपके जो मेटल्स हैं, उनको हम रब करें, तो रब करने पर के बाद इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है निकलें, लेकिन निकलने के बाद हमारी बॉडी से होके वो ग्राउंड में चले जाएंगे, तो उसके ऊपर चार्ज आपका स्टे नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरह से, तो यहाँ पे जो आपका जो सॉलिड स्फीयर है वो इंसुलेटिंग मटेरियल का बना है, तब उसका जो चार्ज है आपने वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उसकी पूरी बॉडी पे, तब हो सकता है वो इंसुलेटिंग मटेरियल का बना हो। अगर वो कंडक्टिंग होगा तो एकदम से चार्ज आपके सरफेस पे फ्लोट करके आ जाएगा, इजंट इट। तो इसमें भी हम तीन केसेस डिस्कस करेंगे। ये आपके पास देखिए ज़रा, हियर जो आपके पास ये सॉलिड स्फीयर है, इस केस में रेडियस इसका, लेट आर इज़ द रेडियस, आर इसका रेडियस है, इजंट इट। अब हम इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे जब पॉइंट बाहर है, तो उसकी वैल्यू वैसे ही होगी जैसे अभी हमने केस किया। दूसरा, जब आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकालनी है इसके सरफेस के ऊपर, तब भी वही रिलेशन आएगा जो अभी हमने किया। जब हम बीच में निकालेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस होगा, देखिए जाए, उस पॉइंट पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। तीनों केसेस को हम डिराइव करेंगे एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो सबसे पहले अगर पॉइंट आपका बाहर हो तो उस केस में कैसे इसको डील करेंगे। अगर पॉइंट बाहर लाई कर रहा हो तो सबसे पहले हम यहाँ पे गॉसियन सरफेस में ड्रॉ कर रहा हूँ। ये मान लो आपका गॉसियन सरफेस है। तो यहाँ पे कोई पॉइंट है, उसके अबाउट हमने क्या किया, एकदम से गॉसियन सरफेस, ऐसा गॉसियन सरफेस तरह से ड्रॉ किया कि आपका जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो भी उसके बीच में समाहित हो जाए, ठीक है।
तो इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से, लेट इट्स डिस्टेंस इज आर, स्मॉल आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी है, उस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखो इस केस में वैसे ही जैसे अब भी किया हमने कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस आपके सरफेस के बिल्कुल 90 डिग्री पे होगी। किसी भी पॉइंट पे देखिए ज़रा, ये इसका सरफेस एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ, तो ई और डी एस सेम डायरेक्शन में। कहीं पे भी आप कंसीडर कर लो, ऊपर करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ और डी एस भी बाहर की तरफ ही होगा। लेफ्ट साइड यहाँ देखिए ज़रा, यहाँ पे ई की वैल्यू ऐसे होगी तो डी एस भी इसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में ई है। कहीं पे भी पॉइंट कंसीडर कर लो आप, तो ई की डायरेक्शन बाहर की तरफ, डी एस की डायरेक्शन भी बाहर की तरफ, इजंट इट। तो ई और डी एस के बीच में एंगल इस केस में भी ज़ीरो। तो इफ़ योर पॉइंट इज लाइंग आउटसाइड द स्फेरिक आपके सॉलिड स्फीयर, तो पहला पॉइंट बना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इंसुलेटिंग solid sphere. So first case is if r is greater than your कैपिटल आर, ये कैपिटल आर से आपका बड़ा है, ये r इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। कैपिटल आर इसका रेडियस है, आपका पॉइंट बाहर लाई कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे हम निकालेंगे? तो आपने देखा गॉसेस लॉ को यूज़ करके हम कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को भी 1 सेकेंड में निकाल पा रहे हैं। तो ये होगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डी एस इज इक्वल टू चार्ज कितना इनक्लोज किया है, आपका जो सॉलिड स्फीयर है ना, उसके ऊपर जो चार्ज है वो क्यू है, कैपिटल क्यू है, ये स्मॉल क्यू है, तो ये आ गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये अब करेंगे हम लेफ्ट साइड को ऑपरेट, इसको हम इवेलुएट करेंगे। तो ई और डी एस देखिए 4 पॉइंट मैंने कंसिडर किए, इसमें बिल्कुल शो किया है कि ई और डी एस के बीच में हर जगह पे एंगल क्या होगा आपका 0 डिग्री होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट को मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ई एंड डी एस, कॉस ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू रहेगी आपके पास, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये आ गया आपके पास सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई डी एस इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये वैल्यू आ गई, ई इज कांस्टेंट, बिकॉज हमने क्या किया, इंटेलिजेंटली क्लेवरली वी हैव selected your Gaussian surface in such a way that the electric field is constant at each and every point. Gaussian surface को इस तरह से हमने सेलेक्ट किया ताकि Gaussian surface के ऊपर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो, सेम हो, ताकि हम जो आपका जो सरफेस इंटीग्रल है उसको हम आसानी से इवेल्युएट कर सकें। 2 वेरिएबल हैं, दोनों में से एक हमने कांस्टेंट कर दिया, तो एक ही वेरिएबल रहा। आपकी जो इंटीग्रेशन है वैसे ही कॉम्प्लिकेटेड है, इसको हमने थोड़ा सा आसान बना लिया। तो अगर ये कांस्टेंट है तो इसको हम साइन ऑफ इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देंगे, तो ये बन गया आपके पास सरफेस इंटीग्रल, ठीक है, इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो सरफेस इंटीग्रल ई इंटीग्रल ऑफ डी एस, इसका मतलब ये हुआ जो गॉसियन सरफेस है उसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। तो आपका जो स्फीयर है ना, उसका जो रेडियस अगर आर है तो उसका सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया आपके पास ई 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, इजंट इट। सो ई कम्स आउट टू, देखिए वही रिजल्ट आया जो रिजल्ट हमने थोड़ी देर पहले किया था। तो एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यह है पहला केस। अगर जो पॉइंट है दूसरा केस, अब हम निकालना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सरफेस के ऊपर। अगर सरफेस के ऊपर लाई करें तो गॉसियन सरफेस भी कहाँ पे होगा, आपका गॉसियन सरफेस भी हाँ इसके एग्जैक्टली इसके सरफेस के ऊपर ही ओवरलैप करेगा, और इसका डिस्टेंस क्या होगा इस केस में आर। तो स्मॉल आर और कैपिटल आर इस केस में बराबर हो जाएंगे। अगर डायरेक्ट करना हो आप लोगों ने तो यहाँ से, तो आप इस पहले वाले आर्टिकल में जो अभी के हमने डेरिवेशन किया उसमें आप आर स्मॉल आर को रिप्लेस कर दो कैपिटल आर से, एकदम से केस बन जाएगा। तो इस केस में क्या हुआ, आर इज इक्वल टू कैपिटल आर whenever your point is lying electric field on the surface of your charged spherical shell, ऐसे होगा ये। तो निकालना हो तो आप इसको कर भी सकते हो, तो डॉटेड लाइंस में इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। तो देखिए ज़रा 2 कलर के साथ, तो गॉसियन सरफेस को कर दिया मैंने इसके ऊपर, ठीक है, इस तरह से। तो इस केस में इसका दोनों का रेडियस बिल्कुल सेम है। तो आपके पास गॉसियस लॉ कोई कहाँ से शुरू करेंगे, फर्स्ट स्टेप से। इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल क्या होता है, ई डॉट डी एस
इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये पहला स्टेप है आपका। तो फिर ई और डी एस के बीच में एंगल दोबारा से ज़ीरो होगा, तो सीधे आपका यहाँ से आ जाएगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर cos of 0 degree is equal to q divided by epsilon naught, isn't it? Cos 0 is equal to 1. Therefore, your expression becomes, so here is surface integral of electric field, of course, E ds is equal to q divided by epsilon naught. Of course, this is the value. अब देखो इस केस में because E is constant, ठीक है, तो E की वैल्यू constant क्यों होगी? Because each and every point which is lying on the surface of your Gaussian surface which is equidistant, वो इक्वल डिस्टेंस पे है। अगर वो इक्वल डिस्टेंस पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, क्योंकि डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है, अगर सेम डिस्टेंस पे सारे पॉइंट्स होंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी कांस्टेंट होगी। तो यहाँ से आ गया ई निकल गया बाहर, तो ये बन गया सरफेस इंटीग्रल ऑफ, ठीक है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी एस इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये रिप्रेजेंट करा टोटल सरफेस एरिया, किस चीज़ का? गॉसियन सरफेस का। इस केस में स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों बराबर हैं, तो ये हो गया आपके पास 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर लिख लिया मैंने इसको, इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। सो ई कम्स आउट टू बी, देखिए दोबारा से वही वैल्यू आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये दोनों केसेस वैसे जैसे अभी हमने किए थे स्फेरिकल शेल के लिए। अब तीसरा जो केस होगा वो डिफरेंट होगा। डिफरेंस क्या होगा उसको मैं पर्टिकुलरली हाईलाइट करूँगा, ठीक है। सो तीसरा केस लिखिए जरा, ये थर्ड केस इज व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द, सो हमने निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द conducting solid sphere, uniformly charged, of course, solid sphere को solid sphere है ये आपका, inside the नॉन कंडक्टिंग होगा, ये इंसुलेटिंग होगा, ये है ना, चार्ज सॉलिड स्फीयर। इसको थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लो, ये हो गया चार्ज। कंडक्टिंग होगा तो चार्ज आपका सरफेस पे आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे इंसुलेटिंग है ये, इंसुलेटिंग, सो इट इज इंसुलेटिंग, ठीक है, इंसुलेटिंग मटेरियल का बनाइए। तो देखो ज़रा इसको हम कैसे डील करेंगे। ये मान लो आपके पास कुछ सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। अब हम कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं? हम इसके अंदर निकालना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और चार्ज बिल्कुल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है इसमें। तो सबसे पहले यहाँ पे निकालेंगे इसकी हम चार्ज डेंसिटी। कहने का मतलब क्या है कि ये इसका सेंटर है, देखिए ज़रा इसका सेंटर है। तो यहाँ पे थोड़े डिफरेंट कलर के साथ कर रहा हूँ मैं। मान लो मैं इस पॉइंट पे, इसके अंदर पॉइंट ले लिया मैंने, रेड डॉट से शो किया, यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक सॉलिड स्फीयर ड्रॉ कर देंगे जो इस पॉइंट को एनक्लोज करे इस तरह से, ठीक है। तो अब हमें देखो जरा, ये है गॉसियन सरफेस जो रेड कलर से मैंने शो किया है, इसको आप डिफरेंट स्टाइल में भी कर सकते हो। सो हाँ, तो इस तरह से मैंने इसको ये किया। अब आपके पास पॉइंट अंदर है, सो तो यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो एक गॉसियन सरफेस है जो आपकी ब्रोकन लाइंस में मैंने शो किया है। तो इसका मतलब क्या, ये गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर चार्ज कितना होगा? टोटल आपके टोटल सॉलिड स्फीयर के ऊपर चार्ज था क्यों, तो अंदर तो चार्ज कम होगा क्योंकि अंदर वाला पोर्शन कम है, तो उसमें चार्ज की वैल्यू क्या होगी? इसका रेडियस मान लिया हमने स्मॉल आर, और पूरे इसका रेडियस कितना है? आर है। लेट ओ इज द सेंटर ऑफ कोर्स। अब देखो सर कैसे हम इस चीज़ को डील करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमें यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है, यूनिट वॉल्यूम में चार्ज की वैल्यू पता लग गई, ठीक है, यूनिट वॉल्यूम में अगर हमें चार्ज की वैल्यू पता हो तो उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे जो अंदर वाला जो आपका स्फीयर है। वेरी सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे डिफाइन करेंगे हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सो रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की वैल्यू क्या होगी? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। सबसे पहले निकालेंगे इसको कि इस आपने सॉलिड स्फीयर लिया जिसका रेडियस कैपिटल आर हो, और इसकी आपकी डेंसिटी कितनी होगी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी होगी? चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ योर सॉलिड स्फीयर। तो वॉल्यूम क्या होता है? 4π/3 आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब, ठीक है। अब ये निकला एक यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है, एक यूनिट वॉल्यूम में इतना चार्ज है, ये
चार्ज डेंसिटी का मतलब ये हुआ यूनिट वॉल्यूम में कितनी आपकी ये है, कितना चार्ज है। तो हमें अंदर जो चार्ज है, मान लो जो सॉलिड स्फीयर है उसके ऊपर चार्ज है कैपिटल स्मॉल क्यू डैश है, तो हमें वैल्यू निकालनी है। तो यूनिट वॉल्यूम में चार्ज है इतना, तो क्यू की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, क्यू डैश इज इक्वल टू यूनिट वॉल्यूम में चार्ज रो इनटू इसका वॉल्यूम कितना होगा। ठीक है, वॉल्यूम कितना है इसका, करिए जरा इसको मल्टीप्लाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम है इसका 4π/3 स्मॉल आर क्यूब। रो की वैल्यू डाल दो इसमें, तो क्या बन जाएगा, ये बन गया आपके पास क्यू डिवाइडेड बाई 4π/3 आर क्यूब, और ये ऊपर हो गया 4π/3 आर क्यूब। ये है वैल्यू 4π/3, इट कैंसल्स आउट, तो ये बना सीधे आपके पास क्यू डैश। गॉसियन सरफेस के अंदर जो आपका छोटा सॉलिड स्फीयर बना ना, उसके ऊपर जो चार्ज है उसकी वैल्यू निकल आई, तो वैल्यू आई आपके पास क्यू, और यहाँ पे आर क्यू स्मॉल आर क्यूब डिवाइड बाई कैपिटल आर क्यूब, इजंट इट, ये वैल्यू है। अब हम लगाएंगे गॉसेस थ्योरम, प्रोसीजर वही है एग्जैक्टली, ठीक है, प्रोसीजर वही है। आप क्यू की वैल्यू यहाँ पे जो क्यू इन्वॉल्व हो रहा है ना, उसकी वैल्यू आप डेंसिटी की फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, बाद में हम इसको यूज़ करेंगे। तो अब लगाएंगे हम इसमें गॉसेस लॉ, देखिए जरा। तो गॉसेस लॉ क्या बोलता है, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E dot ds is equal to how much, चार्ज एनक्लोज्ड बाई गॉसियन सरफेस, कितने चार्ज की वैल्यू क्यू डैश डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू है इस केस में क्यू नहीं है, क्यू डैश है। हमारा जो सॉलिड स्फीयर है छोटे साइज का है, उसके अंदर चार्ज कितना आया, उसके अंदर चार्ज आया आपके पास क्यू डैश। तो क्यू डैश की वैल्यू यूज़ करो इसमें, तो ये क्या बन गया आपके पास, ये बन गया आपके पास क्यू स्मॉल आर क्यूब डिवाइडेड बाई कैपिटल आर क्यूब। अब लेफ्ट हैंड साइड को ऑपरेट करेंगे, तो ई और डी एस के बीच में एंगल फिर से 0, तो इसकी वैल्यू तो सीधी आ जाएगी। सो सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये बन गया, आप इस तरफ से भी इसको करते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर, सो इंटू कॉस ऑफ 0, इस तरह से भी आप इसको शो कर सकते हो मॉड की फॉर्म में, लेकिन आप सीधे लिखें हार्डली मैटर्स। सो इसकी वैल्यू आ गई आपके पास, इट इज़ क्यू आर क्यूब डिवाइडेड बाई कैपिटल आर क्यूब, ये वैल्यूज हैं आपके पास, ठीक है। तो ई की वैल्यू कांस्टेंट, कॉस थीटा की वैल्यू कॉस 0 इज इक्वल टू 1, तो आपके पास सीधा आ गया ये, है ना। सो सरफेस इंटीग्रल ई डी एस, कन्फ्यूज़ नहीं होना, जैसे एक नोटेशन हम यूज़ कर रहे हैं तो मोड लगाया, इसको आप हटा भी दें, हार्डली मैटर्स। तो ये आया आपके पास क्यू, हियर इज आर क्यूब डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो ये ई की वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है, वही कॉन्सेप्ट गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट, तभी तो हमने गॉसियन सरफेस का कॉन्सेप्ट यूज़ किया। तो ये बना सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी एस ओवर एस इज इक्वल टू क्यू आर क्यूब डिवाइड बाई कैपिटल आर क्यूब। तो इसमें क्या है, ये जो सरफेस इंटीग्रल है आपका, ठीक है, डी एस के ऊपर, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये बता रहा है, इट इज़ इंडिकेटिंग द सरफेस एरिया ऑफ योर सॉलिड स्फीयर, ठीक है, जो आपका अंडर कंसिडरेशन है जो सॉलिड स्फीयर, उसके सरफेस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा। तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा, सो सरफेस एरिया विल बी ई, ये बन गया आपके पास 4πr स्क्वायर, ये फिर से वही, सो क्यू आर क्यूब डिवाइडेड बाई कैपिटल आर क्यूब। देखो कुछ कैंसिल हो रहा है इसमें, आर स्क्वायर ये चला गया, यहाँ से एक आर रहा, तो आपके पास क्या रहा, ये बन गया आपके पास, ये तो क्यू की वैल्यू है, और एप्सिलॉन नॉट को हमने मिस कर दिया, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट होगा हर जगह। सो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज एप्सिलॉन नॉट इज देयर, करेक्शन कर लेंगे, क्यू की वैल्यू हमने यूज़ किया, एप्सिलॉन नॉट को हमने मिस कर लिया, तो आपके पास वैल्यू आ गई ई इज इक्वल टू किस चीज़ के बराबर, क्यू आर, 4π आ गया इधर से 4π, सो हियर इज एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो देखिए ज़रा इस रिलेशन में, देखिए ज़रा, क्यू की वैल्यू कांस्टेंट है, 4π एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कांस्टेंट, जो रेडियस है आपका स्फेरिकल शेल है, सॉलिड स्फीयर है इस केस में, तो उसकी रेडियस भी कांस्टेंट होगा, वो श्रिंक तो नहीं होगा, ना तो बड़ा होगा, इजंट इट। तो इसका मतलब ई की जो वैल्यू है, ठीक है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर के। सेंटर पे देखिए ज़रा, सेंटर पे आर की वैल्यू 0 होगी, ये आपके पास सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, इसके सेंटर पे आर की वैल्यू 0 होगी, आर इज 0 सेंटर पे, तो इसका मतलब यहाँ पे, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी 0। तो जैसे जैसे हम सेंटर की बाहर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की आपकी इंक्रीज वैल्यू होती चलेगी, कैसे, लीनियरली इंक्रीज करेगी। दिस द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, दिस द इक्वेशन ऑफ योर स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, देखिए जरा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल्स एम एक्स प्लस सी, इंटरसेप्ट आपका 0 है मान लो, तो आपके पास ये बनी, देखिए ज़रा,
इजंट इट? सो y इक्वल्स एम एक्स, सी की वैल्यू अगर 0 है तो r को छोड़ दो, m की वैल्यू ये हो गई आपकी। देखो जरा यहाँ से स्लोप अगर आपके पास दी हो, इस तरह का क्वेश्चन भी बन सकता है, स्लोप दे रखी हो इस तरह से और आपको चार्ज बोला जाए निकालने को, यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ चार्ज, तो इस तरह से भी बनता है क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो जरा इस केस में, अब ये आई आपके पास वैल्यू। अब मैं क्यू की वैल्यू कर यूज़ करना, एक तो आगे रिलेशन आपके पास ही है, दिस रिलेशन जिसको मैंने इसमें रेक्टेंगल के बीच में क्लोज किया। अब दूसरा, अगर मैं क्यू की वैल्यू यूज़ करना चाहूँ इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, तो हमने किया था रो इज इक्वल टू किस चीज़ के बराबर, चार्ज डिवाइडेड बाई 4π/3 आर क्यूब। तो चार्ज की वैल्यू क्या होगी, मैंने चार डेंसिटी की डेफिनेशन यूज़ किया, नथिंग एल्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। क्यू की वैल्यू क्या होगी, क्यू की वैल्यू 4π/3 आर क्यूब, और यहाँ पे रो, इस वैल्यू को यूज़ कर लो इस रिलेशन में, जो रिलेशन हमें है यहाँ पे डाल दो इस वैल्यू को। देयरफॉर क्या बन जाएगा आपके पास, सो ये बन गया आपके पास E इज इक्वल टू, क्यू की जगह यूज़ करेंगे 4π/3, यहाँ पे कैपिटल आर क्यूब, यहाँ पे रो हो गया, इसकी वैल्यू यूज़ कर रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, देखिए ज़रा यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, जहाँ पे ब्लिंक कर रहा है आपका कर्सर। ठीक है, यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ इस वैल्यू को। सो तो ये हो गया आपके पास, तो क्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लिया मैंने, और ये है इंटू आर, ये इंटू आर है स्मॉल आर, डिवाइडेड बाई 4πε0, ये बना आर कैपिटल आर क्यूब। तो कैपिटल आर क्यूब कैंसल्स आउट, 4π कैंसल्स आउट, तो यहाँ से आपके पास रिलेशन रहा रो आर डिवाइडेड बाई 3ε0। I think this is the value. Let me check this value. Of course, this is the value. So rho r upon 3ε0. Of course, this is the value. तो यहाँ से भी क्लियर है, देखिए जरा, E is directly proportional to R। अब इसको ग्राफिकली शो करेंगे हम, तो एक चीज़ हमें नज़र आई यहाँ पे, देखिए ज़रा आपका, अगर मैं इन केसेस को सभी को यहाँ पे कंसोलिडेट करके लिखूँ, इसके सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, क्या होगी, रो आर डिवाइड बाई 3ε0, ये वैल्यू होगी इसके अंदर, इज इक्वल टू सरफेस पे वैल्यू क्या होगी, E इज इक्वल टू, इसके सरफेस पे एग्जैक्टली इज इक्वल टू 1/4πε0, हियर इज क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर। और उसके बाहर कहीं पे पॉइंट हो, कहीं पे भी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी E इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये इसको ग्राफिकली कैसे शो करें हम, कि इसके सेंटर से चले हम, सेंटर पे तो वैल्यू 0 है, आर की वैल्यू, स्मॉल आर की वैल्यू 0 होगी। इस रिलेशन को देखिए, सेंटर के लिए हम सेंटर की अगर बात करें तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, 0। फिर क्या होगा, जैसे जैसे मूव करेंगे सरफेस की तरफ, तो आपकी जो वैल्यू है दैट गोज ऑन इंक्रीजिंग, इंक्रीज होती चलेगी, और आपके सरफेस के बाहर दोबारा से फिर डिक्रीज होना शुरू कर जाएगी। तो ग्राफिकली कैसे शो करेंगे हम इसको, ऐसे शो करेंगे। तो ये आपका R is taken along x axis, E is taken along y axis, तो सरफेस तक वैल्यू आपकी इंक्रीज करेगी, है ना। ये वैल्यू मान लो आपकी, ये जो वैल्यू यहाँ पे आई, दिस वैल्यू कॉरस्पॉन्ड्स टू रो आर डिवाइडेड बाई किस चीज़ के बराबर, ए, इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे इस वैल्यू को, लेकिन इसकी वैल्यू क्या होगी, सरफेस पे पहुँच गए ना हम यहाँ पे, इस पॉइंट पे, तो सरफेस पे यहाँ पे पहुँच गए हम। तो सरफेस पे वैल्यू होगी आपकी, हाँ सरफेस पे वैल्यू ये होगी आपके पास 1/4πε0, ये जो वैल्यू इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग, ये होगा क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है। बाकी सरफेस के अंदर तो वैल्यू आपकी चेंज करेगी, देखो किधर से, ये यूं करके कर्सर जा रहा है ऐसे, सेंटर पे 0 वैल्यू, जैसे हम सेंटर से आप दूर होते जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन क्या है आपके पास, ये एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फिर मैं हाईलाइटर से बता दूंगा इस चीज़ को, है ना। सो ई इज इक्वल टू रो आर डिवाइड बाई 3ε0, ये वैल्यू। तो यहाँ से अब देखिए ज़रा, तो ये वैल्यू सेंटर पे 0, जैसे हम सेंटर से बाहर चलते चलेंगे, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड गोज ऑन इंक्रीजिंग, और यहाँ पे सरफेस के ऊपर इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, और वैल्यू कितनी होगी, 1/4πε0 क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। फिर इसके बाद अगर हम डिस्टेंस को इंक्रीज करें, तो किस फॉर्मूले को ऑप्ट करेगा, फॉलो करेगा,
ये करेगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q डिवाइड बाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर ऑफ कोर्स। तो यहाँ से जैसे जैसे स्मॉल आर की वैल्यू इंक्रीज होते चलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दोबारा से डिक्रीज करती चलेगी। तो सेंटर पे जीरो, सरफेस पे मैक्सिमम, दोबारा से आपकी डिक्रीज करेगी वैल्यू जैसे जैसे आपका डिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज करेगी। तो आप कैसे शो करोगे इसको ऐसे शो करोगे कि ऐसे ऐसे जाएगी वैल्यू, ऐसे जाएगी वैल्यू पहले वाले केस की तरह। तो ऐसे जाएगी ये। तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 हियर इज Q डिवाइड बाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये फॉलो करेगा इस कोरिलेशन को। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। तो दोनों लेक्चर्स, दोनों जो केसेस थे बहुत ही सिंपल केसेस हैं। थोड़ा सा यू हैव टू टेक केयर ऑफ सर्टन पॉइंट्स, यू हैव टू कीप। कोई भी फिजिक्स में आपने कोई भी आर्टिकल पे आपने कोई डेरिवेशन करनी है तो यू हैव टू कीप योर मेन पॉइंट इन माइंड। तो आपके जो की पॉइंट्स हैं उनको ध्यान में रखेंगे। तो बेसिक कि पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा क्या होगा, कहाँ तक आपने पहुँचना। पहला स्टेप तो यही है कि आपका जो मैथमेटिकल फॉर्म है गॉसेस लॉ की वो क्या है, नंबर 1। फिर आपने सेलेक्ट करना है कि E और DS के बीच में एंगल कितना है, नंबर 2। फिर नंबर 3 पे क्या होगा, आपने गॉसियन सरफेस की सिलेक्शन इस तरह से करनी है ताकि हमें सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिले, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गॉसियन सरफेस पे कांस्टेंट हो। तो दोनों केसेस जो आप आज हमने डिस्कस किए, दोनों में देखा हमने आपके दोनों केसेस में स्फेरिकल सिमेट्री थी दोनों केसेस में। तो इसका मतलब जो जितने भी पॉइंट्स थे आपके गॉसियन सरफेस के ऊपर, उनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सभी के ऊपर थी कांस्टेंट। तो इस चीज़ को हमने अप्लाई किया, डिफरेंट केसेस के लिए अप्लाई किया। दो केसेस दोनों के लिए, स्फेरिकल शेल और सॉलिड स्फीयर के लिए, दोनों के लिए जब आपका पॉइंट बाहर होगा तो दोनों की वैल्यू सेम आई, दोनों के सेम एक्सप्रेशन थे सरफेस पे और बाहर। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू स्फेरिकल शेल के अंदर, जो अंदर से खोखला होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0, लेकिन जो सॉलिड स्फीयर होगा उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 नहीं होगी। ठीक है। एक चीज़ और कही मैंने कि आपका जो सॉलिड स्फीयर है ये कंडक्टिंग होगा तो एकदम से आपका चार्ज फ्लोट करके सरफेस पे चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमने इसको कैसा लिया है, इसको इंसुलेटिंग मटेरियल का बना है कि चार्ज जहाँ पे है इसको हमने यूनिफॉर्मली चार्ज किया, और जहाँ जहाँ पे इसके बल्क में भी, इसके अंदर भी है ना, इसके अंदर भी आपका चार्ज रिजाइड करेगा, बिल्कुल यूनिफॉर्मली चार्ज है ये। तो इस तरह से फिर हमने कॉन्सेप्ट दिया यहाँ पे चार्ज डेंसिटी का। अगर चार्ज आपका 3 डायमेंशन में स्कैटर्ड हो, डिस्ट्रीब्यूट हो, तो वहाँ पे आप कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अगर सरफेस पे हो, जैसे प्लेन शीट है कोई, ठीक है, आपका हॉलोस्फीयर था, उसके सरफेस पे था, उसके 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, तो तब जाके हमने वहाँ पे किया था, वहाँ पे हम सिग्मा यूज़ करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज़ करेंगे। और अगर आपका लाइन की फॉर्म में अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अलॉन्ग वाई एक्सिस, अलॉन्ग जेड एक्सिस अगर आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट, तो वहाँ पे आएगा आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इसके साथ ही आज का ये कॉन्सेप्ट खत्म हुआ, लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। फिर मिलेंगे आपसे। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।